वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस लक्ष्मीकांत सीरीज में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सोमवार से शनिवार यानी मंडे टू सैटरडे आपकी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के वो सारे के सारे टॉपिक्स जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं, जो एम लक्ष्मीकांत सर की किताब में दिए हुए हैं। तो मेरे भाइयों, ये सीरीज पूरी की पूरी पॉलिटी की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले की क्लासेस जो हैं वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखिए, इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। जैसे आप ये वीडियो वीडियो सेक्शन में देख रहे हैं, वैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक 20 मिनट शो की प्लेलिस्ट दिखेगी, जिसमें मैं सुबह 7 बजे प्रैक्टिस कराता हूँ, 4 सवाल के साथ 40 बातें बताता हूँ। वो भी देखिए, और इससे पहले की जो क्लासेज हैं वो देखिए। इससे पहले मैं संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, साथ ही साथ फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं, सिटीजनशिप, नागरिकता और मौलिक अधिकार का शुरुआती 2 लेक्चर करा चुका हूं। तो पुरानी सारे के सारे लेक्चर्स आप देखिए और साथ ही साथ एक एक करके आप देखते चलिए। मेरे भाई, अगर आप मुझे 60 से 70 मिनट रोजाना देंगे, तो मैं रोज ये बात कहता हूं, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर आप 60 से 70 मिनट रोजाना मुझे देंगे तो ये मेरा दावा है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। 40 से 50 मिनट आपको लक्ष्मीकांत का ये शो देखना है और 20 मिनट आपको देखना है 20 मिनट शो। और सिर्फ देखना ही नहीं है, इस शो को हिट करना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसे अपने दोस्तों के मध्य शेयर करना, इंस्टा स्टोरी लगाना, फेसबुक पे पोस्ट करना, ठीक है, व्हाट्सएप पे स्टोरी करना, हर जगह इसको फैलाना, लोगों के बीच फैलाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। लर्नर्स के बीच सेंड कर, रिश्तेदारों क्या नहीं भेजना है, लर्नर्स के बीच भेजना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है? तो इससे पहले हम लोगों ने भाई आर्टिकल 12 देख लिया था, आर्टिकल 13 देख लिया था, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, यानी 12, 13, 14, 15 ये अपना हो गया था। आज जिस आर्टिकल से के साथ अपने को शुरुआत करनी है, दैट्स योर आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 मेरे भाइयों छुआछूत का अंत करता है, यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी। एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी यानी छुआछूत का अंत। अब यहां पर एक बात आपको समझना है, बखूबी समझना है कि मेरे भाई, एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी यानी उपाधियों का अंत। उपाधियों की अंत की बात कर रहा है कौन? आर्टिकल आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 17। माफ करिएगा, उपाधियों का अंत नहीं भाई, अस्पृश्यता की अंत की बात कर रहा है, यानी अनटचबिलिटी। उपाधियों का अंत अभी 18 में पढ़ेंगे, गलती से मुंह से निकल गया। एबोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी। आप ये जानते हैं कि छुआछूत हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई थी और आज भी है। छुआछूत का रहना समाज में इनइक्वालिटी को क्रिएट करता है, असमानता को क्रिएट करता है। और 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उद्देश्य है कि वो समाज में समानता स्थापित करे। ऐसे में अनुच्छेद 17 की भावना यह है कि पूरी तरीके से अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, मात्र लिख देने से ये लागू नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इतना समाज नैतिक नहीं है, इतना लोग मोरल नहीं है कि मात्र लिख देने से वो मान जाए, है ना। एक से एक चोट्टा है समाज में, इतना मोरल लोग नहीं है कि मात्र लिख देने से मान जाएंगे। इसलिए यदि सोसाइटी पे कंट्रोल करना है तो पनिशमेंट के लॉज बनाने पड़ते हैं। समाज पर यदि नियंत्रण स्थापित करना है तो दंड देने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं, यानी पनिशमेंट के लिए लॉज बनाने पड़ते हैं। यदि आपको सोसाइटी पे कंट्रोल करना है, यदि आपको समाज पे नियंत्रण करना है, तो ऐसा आपको करना ही पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो केवल नैतिकता से काम नहीं चल सकता। इसीलिए अनुच्छेद 17 में यह लिखा है कि छुआछूत का अंत किया जाता है और इस तरह का आचरण बाई लॉ पनिशिएबल होगा, यानी सभी रूपों में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी अनटचबिलिटी को सभी रूपों में क्या किया गया? एबॉलिश किया गया। और कहा जा रहा है कि इस तरह का आचरण बाई लॉ पनिशिएबल होगा, यानी इस तरह की प्रैक्टिस कानून के अनुसार क्या होगी? दंडनीय होगी। तो कानून के अनुसार दंडनीय होगी, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यह समझना है कि मेरे भाई, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जिन्हें धरती पर लाने के लिए, जिन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए, जिन्हें क्रियान्वित करने के लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, यानी जिन्हें लागू करने के लिए लॉ बनाने की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं, जैसे 17 को अगर एग्जीक्यूट करना है तो कानून बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी कानून जो छुआछूत के लिए पनिश कर रहा है वो 17 का उदाहरण होगा। ऐसा कोई भी लॉ जो समाज में अनटचबिलिटी को समाप्त कर रहा है वो 17 का एग्जाम्पल होगा। मेरे भाइयों, जैसे SC ST एक्ट आपने सुना होगा,
है ना, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ये इसका एग्जाम्पल है। आपने सुना होगा अनटचेबिलिटी एवोल्यूशन एक्ट, जैसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ये कौन से आर्टिकल को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, कौन से आर्टिकल को क्रियान्वित करने का काम करता है, तो आर्टिकल 17 को। ये पूछा जाता है सवाल आपके यहाँ। जैसे इसी का नाम बाद में बदल गया, पहले इसका नाम अनटचेबिलिटी एवोल्यूशन एक्ट था, अब इसका नाम हो गया है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। ये कौन से आर्टिकल को इन्फोर्स करने का काम करेगा, कौन से आर्टिकल को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, आर्टिकल 17 को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। आर्टिकल 17 से ये इंस्पायर है, यानी प्रेरित है। क्लियर है बात? हाँ, एक बात और समझिएगा, स्टेटमेंट में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अनटचेबिलिटी वर्ड इज डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता शब्द को संविधान में कहीं परिभाषित किया गया है या नहीं, तो मेरे भाई अनटचेबिलिटी वर्ड को यानी अस्पृश्यता को संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कहीं भी संविधान में अनटचेबिलिटी को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 5-6 फैक्चुअल अप्रोच की बातें हैं। 17 छुआछूत के सभी प्रकारों का अंत करता है। 17 को अब्सोल्यूट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्शन नहीं है। छुआछूत तो मतलब छुआछूत, उसमें कम छुआछूत ज़्यादा छुआछूत जैसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए 17 को आत्यांतिक कहा जाता है। ठीक है, तो देखो एक बात समझिएगा, जो सवालों के रूप में आपके यहाँ पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ कि सवालों के रूप में क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात, अस्पृश्यता शब्द को क्या कहीं परिभाषित किया गया है, एक सवाल ये आता है। तो जी नहीं, संविधान में परिभाषित नहीं है, संविधान में डिफाइन नहीं है। दूसरी, आर्टिकल 17 क्या आत्यांतिक है, क्या अब्सोल्यूट है? जी हाँ, क्योंकि इसका कोई भी एक्सेप्शन अपवाद नहीं है। तीसरी बात, ये दोनों कानून के बारे में पूछ लिया जाएगा किसका उदाहरण है, तो आर्टिकल 17 का उदाहरण है, आर्टिकल 17 को लागू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका आर्टिकल 17। अब हम लोग आ जाते हैं अगले आर्टिकल पर, और अगला जो आपका आर्टिकल है दैट इज योर आर्टिकल 18 यानी उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 यानी उपाधियों का अंत को थोड़ा सा समझ चाहता हूं मैं आपको, फिर इसके बाद इस चार्ट पर आएंगे। यदि आप आर्टिकल 18 पढ़ते हैं मेरे भाई, तो आर्टिकल 18 हमारे यहाँ एक ऐसा अनुच्छेद है जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस को स्थापित करने का काम करेगा। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत मीन्स एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आप देखते थे पहले राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी, राजाधिराज की उपाधि दे दी जाती थी। अंग्रेजों के ज़माने में ये उपाधियां एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन यानी समाज में भेदभाव का काम करती थी। एक आदमी को आपने राजा की उपाधि दे दी और दूसरे आदमी को आपने हाँ सामान्य तरीके से ही देखा, तो जिसको आपने राजा की उपाधि दी है वो दूसरे को क्या कैसे नज़र से देखेगा? दूसरा आदमी तो उसके लिए कूड़ा होगा। जिसको आपने राजाधिराज की उपाधि दी है उसके सामने मैं विपुल त्रिपाठी अगर जाऊंगा, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, तो मुझे तो ऐसे ही देखेगा, ये आ गए मच्छर। तो ऐसे में समाज में उपाधियां देना एक तरीके से समाज में विभिन्नता यानी समाज में भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है। और यही कारण है मेरे भाई कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के थ्रू किया गया। अनुच्छेद 18 में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 18 में आप 4 क्लॉजेस पढ़ेंगे। 4 क्लॉज आप अनुच्छेद 18 में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्लॉज कहता है कि स्टेट शैल नॉट ग्रांट एनी टाइटल एक्सेप्ट डिफेंस एंड एजुकेशन। स्टेट शैल नॉट ग्रांट एनी टाइटल एक्सेप्ट डिफेंस एंड एजुकेशन। देखो कुछ लोग कहते हैं सर अंग्रेजी में या हिंदी में। मेरे भाई ये जो मैं पढ़ाता हूँ बाईलिंगुअल पढ़ाता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों का प्रयोग करता हूँ, हिंदी भी अंग्रेजी भी। तो हिंदी वालों के लिए भी ये ठीक है, अंग्रेजी वालों के लिए भी ठीक है, बस सुनना है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसकी अंग्रेजी न बोलते हो, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसकी हिंदी न बोलते हो। ध्यान से सुनना है, पहले से ही मात्र 2 मिनट देख के पूर्वाग्रही नहीं हो जाना है, प्रीजुडिस तुरंत नहीं हो जाना है 2 मिनट देख के। अगर आप 1-2 सेशन मेरे देखेंगे तो खुद ही आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आर्टिकल 18 का फर्स्ट क्लॉज कहता है कि स्टेट शैल नॉट ग्रांट एनी टाइटल एक्सेप्ट डिफेंस एंड एजुकेशन, यानी राज्य सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर स्टेट शैल नॉट ग्रांट एनी टाइटल, स्टेट शैल नॉट ग्रांट एनी टाइटल व्हाट एक्सेप्ट डिफेंस एंड एजुकेशन। ठीक है, सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर, किसके सिवाय भैया? एक्सेप्ट डिफेंस एंड एजुकेशन। सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर राज्य उपाधि नहीं देगी। यानी आर्टिकल 18 का पहला क्लॉज इस बात को इंश्योर कर रहा है कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगी सिवाय शिक्षा का क्षेत्र और सेना का क्षेत्र। सेना में भी देखिए आप उपाधि दी जाती है लेफ्टिनेंट एंड ऑल, एजुकेशन में आप डॉक्टरेट की उपाधि देखते हैं। तो राज्य को मना कर दिया गया। आर्टिकल 18 के फर्स्ट क्लॉज के थ्रू, पहले क्लॉज के थ्रू राज्य को मना कर दिया गया।
सेकेंड क्लॉज क्या कह रहा है? सिटीजन कैन नॉट टेक एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, यानी नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेंगे, यानी नागरिक किसी फॉरेन स्टेट से, यानी नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेंगे। ठीक है, यानी विदेशी राज्य से नागरिक उपाधि नहीं ले सकते हैं। अब एक बात समझिए, एक तरफ तो मना कर दिया गया स्टेट को, फर्स्ट क्लास ने राज्य को मना कर दिया कि वो उपाधि नहीं देगा, राज्य को मना किया जा रहा है। आप इसमें जज्बाती मत होइएगा, गांव में नाम रख देते हैं ना कल्लू गांव में नाम किसी के रख देते हैं मनीजर, तो इसको मत उपाधि आप समझिए। गांव में कुछ लोग होते हैं जो बड़े जबरदस्त प्रकृति के लोग होते हैं, वो हर जगह अपना ज्ञान देते हैं। अगर जो मान लो धान का खेत खराब हो रहा है तो वहां पहुंच गए, जो मैंने दवा कहा था वो नहीं डाले। घर बन रहा है तो वहां पहुंच गए, नींव में ऐसा करना चाहिए था, ये वाला ईंटा गलत किए तुम, पीला वाला मंगवाया तुम, लाल वाला लाना चाहिए। हर जगह उनके ज्ञान है, वो सिविल इंजीनियर भी हैं, वो एग्रीकल्चर इंजीनियर भी हैं। ठीक है, उनको हर तरह का ज्ञान है। ठीक, हाँ, हॉर्टिकल्चर से लेके एग्रीकल्चर तक सब पता है उनको। ऐसे लोगों का नाम गांव में लोग मनीजर रख देते हैं, मैनेजर नहीं, मनीजर। हाँ, तो देखना, ध्यान देना, आपको नहीं कहा जा रहा है, स्टेट को मना किया जा रहा है, सरकार को मना किया जा रहा है कि सरकार उपाधि नहीं देगी। दूसरा, नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेंगे। दो क्लॉज हो गए, दो क्लॉजों के थ्रू उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति अगर भारत देश में कोई विदेशी, तीसरा क्लॉज अपने लिए नहीं है, विदेशी के लिए है, फॉरेनर के लिए है। कोई भी विदेशी यदि भारत देश में लाभ के पद पर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है यानी किसी आर्थिक लाभ को ले रहा है, तो कोई भी विदेशी यदि भारत देश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है यानी लाभ के पद पर है, तो वो किसी फॉरेन स्टेट से यानी विदेशी राज्य से तब तक उपाधि नहीं ले सकता जब तक कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट न हो, यानी राष्ट्रपति की सहमति न हो। मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये विदेशियों के लिए है। विदेशियों को विदेश से उपाधि लेनी हो अगर, तो राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत है। ठीक है, ये थर्ड क्लॉज है। फोर्थ क्लॉज, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी, चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी हो, ठीक है, इन दोनों को, चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी हो, यदि भारत देश में किसी लाभ के पद पर यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर हैं, तो विदेशों से उन्हें कोई भेंट या उपलब्धि लेनी है, कोई भी इमलमेंट्स, कोई भी गिफ्ट लेना है फॉरेन से, तो तभी ले सकते हैं जब राष्ट्रपति की सहमति हो। तो चौथा क्लॉज जो है उपहार, भेंट इत्यादि से रिलेटेड है। तो आइए इधर आ जाते हैं अब हम लोग। आर्टिकल 18 में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ आप देखेंगे कि राय बहादुर जैसी औपनिवेशिक उपाधियों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसका उद्देश्य यही है भाई कि उपाधियों पर क्या लगाना, कॉलोनियल टाइटल्स जो थे उस पर प्रतिबंध लगाया गया। सैन्य और अकादमिक उपाधियां मान्य हैं, यानी मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स परमिटेड हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं। ठीक है, भारतीय नागरिक द्वारा विदेशी राज्य की उपाधि यानी कोई भी सिटीजन विदेशी राज्य की उपाधि नहीं ले सकता है। मैंने आपको कहा कि आर्टिकल 18 का सेकंड क्लॉज यही कह रहा है कि कोई भी नागरिक विदेशों से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है, अगली बात, राज्य के अधीन पदस्थ भारतीय राष्ट्रपति की स्वीकृति के बगैर भेंट, हाँ, तो ये चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, अगर आपको कोई भी सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो, उसको फॉरेन स्टेट से यानी विदेशी राज्य से अगर किसी प्रकार का इमलमेंट्स, भेंट, उपलब्धि लेनी है तो राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। ठीक है, और भारतीय राज्य के अधीन सेवारत कोई विदेशियों के लिए भी यही बात है कि उससे भी अगर कोई विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की भेंट उपलब्धि चाहिए तो राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। तो आर्टिकल 18 के 4 क्लॉजेज के थ्रू ये बातें थी। एक बार चारों क्लॉज फिर से स्पष्ट कर देता हूं, क्लॉजेज से ज्यादा स्पष्ट होगा। पहला क्लॉज कह रहा है राज्य उपाधि नहीं देगा, सेकंड क्लॉज कह रहा है नागरिक नहीं लेगा, थर्ड क्लॉज कह रहा है विदेशियों को अगर विदेश से लेनी है तो राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। चौथा क्लॉज भेंट उपलब्धि के लिए है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, भारत देश में अगर कोई आर्थिक लाभ ले रहा है तो उसे कोई भी विदेशी उपलब्धि या भेंट लेने के लिए राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। ठीक है, अब यहां एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब उपाधियों का अंत किया गया, देन ये भारत रत्न क्या है, पद्म विभूषण क्या है, पद्मश्री क्या है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये क्या है भैया? अगर, है ना, अगर उपाधि की बात की गई तो व्हाट इज दिस, ये सब है क्या फिर, ये बताना है।
क्या ये टाइटल है? तो एक केस है बालाजी राघवन केस 1996। और बालाजी राघवन केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इंटरप्रेटेट करते हुए कहा कि पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, दीज आर नॉट टाइटल्स, दीज आर जस्ट एन अवार्ड। ये क्या है? ये अवार्ड हैं, यानी ये पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार हैं, ये टाइटल नहीं है। लेकिन 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 अगर इनका प्रयोग नाम के पहले और नाम के बाद किया जाता है, प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पर इनका प्रयोग किया जाता है, यानी नाम से पहले और नाम के बाद यदि इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये एज अ टाइटल माने जाएंगे। यानी उपसर्ग और प्रत्यय के तौर पर नाम के पहले और नाम के बाद आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये बात बालाजी राघवन केस में स्पष्ट हो गई। तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो बातें थी वो बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आते हैं कहाँ? अगले फंडामेंटल राइट पर। और अगला आपका जो मौलिक अधिकार है मेरे भाई, वो है राइट टू लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। और आप जानते हैं कि राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से लेके 22 तक है, यानी 19 से लेके 22 तक राइट टू लिबर्टी है या राइट टू फ्रीडम है। क्या स्वतंत्रता एब्सोल्यूट वे में मिली है? क्या स्वतंत्रता एकदम आत्यांतिक वे में मिली है? जी नहीं मेरे भाई, स्वतंत्रता एकदम एब्सोल्यूट यानी आत्यांतिक वे में नहीं मिली हुई है, बल्कि स्वतंत्रता पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। कभी भी किसी को स्वतंत्रता आत्यांतिक लिहाज से नहीं दी जा सकती। अगर स्वतंत्रता ऐसे दी जाएगी जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो आप एकदम अत्याचारी हो जाएंगे, आप एकदम मनमानी करेंगे, आप आग लगा देंगे जमाने में, ठीक है, और आपको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसमें प्रतिबंधों के साथ आपको अधिकार दिए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आप देखेंगे कि आपको आर्टिकल 19 के थ्रू, यानी अनुच्छेद 19 के थ्रू आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाएंगी। अनुच्छेद 19 के थ्रू आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी। आर्टिकल 19 के 6 क्लोजेज हैं, और जहां आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी। कौन कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी? तो पहले एक बार मैं आपको मौखिक रूप से समझाता हूं, फिर उसके बाद हम लोग चार्ट पर चलेंगे। तो आर्टिकल 19 इज डीलिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 29 इज डीलिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि फंडामेंटल राइट सर आप बहुत धीरे करा रहे हैं, है ना? ऐसा क्यों है? आप अधिवक्ता हैं, आपने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मौलिक अधिकार ही पढ़ा है, इसलिए आप मौलिक अधिकार बहुत देर तक करा रहे हैं लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल राइट में एक एक आर्टिकल को समझाना बहुत जो है लेंदी विषय है, बहुत व्यापक है एक एक आर्टिकल का अप्रोच, इसीलिए थोड़ा समय लगेगा। मौलिक अधिकार चैप्टर पर थोड़ा समय लगेगा, एक एक आर्टिकल में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। मैं रटता हुआ ऐसे पीपीटी पढ़ता हुआ चला जाऊं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ लिखूं पीडीएफ में और उसको बाद उसको पढ़ता हुआ चले जाऊं, है ना, कि इसमें ये, तो उसमें कुछ समझ उमझ में आता नहीं है, फर्जी चीजें होती हैं। तो ऐसे छपरियों पर सावधान रहें जो लोग वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, लिखा हुआ पढ़ते हैं। जो, अरे भाई पढ़ तो आप भी सकते हैं ना, फिर हमारा क्या रोल है ना? हमसे बेहतर तो आजकल एआई बता दे रहा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना ऐसा है कि वो सब कुछ बता दे रहा है आजकल। उससे कहो और सरल तरीके से समझाओ, वही समझा दे रहा है। तो अगर चीज़ों को सही तरीके से अच्छे मॉड्यूल में, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच में मैं आपको ना बता पाया तो मेरी कोई भूमिका ही नहीं है, फिर मेरा कोई रोल ही नहीं है। तो इसलिए चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल मोड में समझने का प्रयास किया करिए, उसके पीछे की भावना, उसके पीछे की वैल्यूज़ को समझने का प्रयास किया करिए। रटना नहीं है, पॉलिटी रटने वाला विषय नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि पॉलिटी को रटें, पॉलिटी रटने वाला विषय, तो भाई अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। रट के कभी भी परीक्षा पास नहीं की जा सकती है। रटने वाला एग्जाम ही नहीं है ये एग्ज़ाम समझ का है, ये एग्ज़ाम अंडरस्टैंडिंग का है, ठीक है? और जो मैं पढ़ाऊँ उसको जाके लक्ष्मीकांत से आपको रिवाइज ज़रूर करना है। लक्ष्मीकांत की बुक अगर आपके पास नहीं है तो पीडीएफ वगैरह जहाँ भी मिले अरेंज करिए, और उसके बाद उसे क्या करिए, आप रिवाइज करिए। जो भी आर्टिकल मैं बता रहा हूँ उस आर्टिकल को जाकर रिवाइज करिए, जो वहाँ पर एक्स्ट्रा बातें लिखी हैं वो भी आप पढ़िए, उससे संबंधित सवाल सॉल्व करिए। इतना अगर आप करते रहेंगे तो मेरा ये दावा है कि कोई भी प्री में आपको कोई रोक नहीं पाएगा, 99% प्लस एक्यूरेसी लेके आएंगे। तो इतना आप जरूर करिए। इस सेशन के लिए बहुत मेहनत लग रही है मेरे भाई। पूरा का पूरा इसका कंटेंट तैयार होता है, टाइप होता है, हालांकि मैं नहीं टाइप करता हूँ, टाइपिस्ट टाइप करता है, उसमें मेरा रोल नहीं है, मैं ईमानदारी स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अन्य क्लासेस के बावजूद यूट्यूब पर ये लक्ष्मीकांत की क्लास लेना ये थोड़ा सा मेरे लिए एक टफ टास्क है। मुझे कहीं ना कहीं से समय निकालना पड़ता है, क्योंकि पेड बैचेज जो हमारे यहाँ चलते हैं, जैसे अभी पॉलिटी का 18.0 चल रहा है, उसमें मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, आरंभ का 18.0 चल रहा है,
उसमें पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो उसमें पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो उसमें 3 घंटे के बैच चलते हैं, तो सुबह 3 घंटे उसकी क्लास होती है, 20 मिनट शो होता है। शाम को एक पेड की क्लास में मैं गवर्नेंस पढ़ा रहा हूँ, शासन पढ़ा रहा हूँ, तो 2 क्लासेज मेरी चलती हैं। उसके अलावा इस पे समय निकालना बहुत टफ टास्क होता है, लेकिन वादा है तो निभाना पड़ेगा, है ना। मेरा अस्तित्व तभी है जब आप हैं, यानी आपके चाहने से ही मेरा अस्तित्व है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अध्यापक की भूमिका, अध्यापक का सर्वाइवल, अध्यापक का अस्तित्व तभी तक है जब तक आपके बीच में मेरी पहचान है ना। तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस पहचान को कायम रखते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, इतना बढ़िया लिखते हैं, मेरे कहने से शेयर भी करते हैं। मुझसे ज्यादा तो आप लगे हुए हैं कि ये सो हिट हो और खूब ढेर सारे व्यूज आए, जैसे सर लगातार बने रहे। तो ये मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा, मतलब मेरा मन एकदम आह्लादित हो गया ये समझ के, ये सुन के, आपके कमेंट पढ़ के कि मेरे से ज़्यादा आप इस बात के लिए परेशान हैं कि ये शो हिट हो, इसमें खूब व्यूज आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो सर लगातार इस शो को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये सुन के बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आप लोग का प्रेम देख के एकदम हृदय जो है प्रेम से भरा। बहुत धन्यवाद आपका। तो खैर, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19 में अलग अलग क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 19 में अलग अलग क्लॉज में आप देखेंगे कि 6 क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 19 का जो पहला क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज ऑफ आर्टिकल 19, ये कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी। वाक मतलब बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति मतलब अपनी भावनाओं को जाहिर करना। आप बोल के जाहिर कर सकते हैं, आप कार्टून बना के जाहिर कर सकते हैं अपनी भावनाओं को, साथ ही साथ आप अपनी भावनाओं को लिख कर जाहिर कर सकते हैं। कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी भी लोकतंत्र का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अगर राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के तहत, आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के तहत आपको क्या मिल रहा है, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1B के तहत आपको मिलेगी हथियार रहित सम्मेलन की आज़ादी, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की आज़ादी, सम्मेलन करने की आज़ादी आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1B के तहत मिलेगी। ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1C के तहत आपको मिलती है क्या, कोई भी संघ बनाने का अधिकार या कोई भी संगम बनाने का अधिकार, एसोसिएशन संगठन बनाने का अधिकार। संघ, संगम या संगठन बनाने का जो अधिकार है ये आपको किसके थ्रू मिलेगा, ये आपको आर्टिकल 19 1C के तहत मिलेगा। और इसी में एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसी में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बात और जोड़ दी गई कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार। सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 19 1C के तहत क्या है, मौलिक अधिकार। अब सहकारी समितियां क्या होती हैं, ये बात आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। कमेंट सेक्शन मेरा भर जाना चाहिए। अगर ना बता पाइएगा तब भी बताइएगा, मैं कल आपको बताऊंगा, लेकिन टिप्पणी करके आप जरूर बताइएगा। जैसे आप देखते हैं अमूल दूध, ये सहकारी समिति के तर्ज पर ही है ना। अमूल के पास अपनी कोई भैंसिया थोड़ी ना है, लेकिन देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तर्ज पर दूध कलेक्ट होता है और फिल्टर होके फिर बेचता है। देश में इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है मिल्क का, लिज्जत पापड़, ठीक है, ये सब सहकारी समितियों के तर्ज पर है। सहकारी समितियां क्या है, इसको 2-3 लाइन में आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है और जरूर बताना है। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा आर्टिकल 19 1A वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी, 1B सम्मेलन सभा करने का अधिकार, 1C संगठन संगम संघ बनाने का अधिकार, लेकिन इसी में सहकारी समिति। आर्टिकल 19 1 का जो D है, ये भारत के किसी भी क्षेत्र में मूवमेंट का राइट देता है। राइट टू क्या, इधर है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता, राइट टू क्रिएट क्या, एसोसिएशन, और ये है राइट टू मूवमेंट, ये आपका मूवमेंट यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में विचरण का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 1D। आर्टिकल 19 1E अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 19 1E भारत के किसी भी क्षेत्र में राइट टू चूज रेजिडेंस यानी किसी भी क्षेत्र में निवास चुनने की आज़ादी देता है, यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 19 1 का E। ठीक है। आर्टिकल 19 1 के F में आएंगे तो आर्टिकल 19 1 का F ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी अब आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 19 1 के G में आएंगे तो ये कोई भी व्यवसाय, कोई भी वृत्ति या कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 1 का G देता है आपको। तो अनुच्छेद 19 से आपको ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। कितनी प्रकार की?
6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 से मिल रही हैं। तो आइए जरा सा देखते हैं ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है, और आर्टिकल 19 के थ्रू आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिल रही है भैया? 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। ठीक है। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए में क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी। तब यहाँ एक बात और समझिएगा, यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है नीचे समाहित। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इसको जीवन भर मत भूलिएगा, ठीक है? हमको भूल जाइएगा लेकिन इसको मत भूलिएगा। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है स्पष्ट तरीके से। अब अस्पष्ट तरीके से कोई बात कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे नजर आएगी? या तो वो पहले से लिखी हो, या तो बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हो। तो जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में अस्पष्ट हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखी हुई हैं या संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं, उसे हम एक्सप्लिसिट प्रोविजन कहते हैं, यानी स्पष्ट प्रावधान कहते हैं। प्लीज कंसीडर, इसको बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों से इसको आप देखते रहिए इन दोनों को, ठीक है? ऐसी बातें जो अस्पष्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले से लिखी हैं या संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं, उन्हें हम एक्सप्लिसिट प्रोविजन या स्पष्ट प्रावधान कहते हैं। और ऐसी बातें मेरे भाई जो व्याख्या के द्वारा समाहित की जाती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 की व्याख्या करते हुए कहा कि जिस तरह 19 के तहत आपको बोलने का अधिकार है, उसी तरह 19 के तहत राइट टू रिमेन साइलेंट यानी चुप रहने का भी अधिकार है। राइट टू टपर टपर के साथ साथ राइट टू रिमेन साइलेंट यानी चुप रहने का अधिकार भी अनुच्छेद 19 में शामिल है। तो ये लिखा तो नहीं है, ये किसने समाहित किया? सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट यदि अपनी व्याख्या के साथ किसी पर्टिकुलर को संविधान के किसी आर्टिकल में इम्प्लिसिट करता है, समाहित कर देता है या लपेट देता है, तो उसे अंतर्निहित प्रावधान कहते हैं, उसे इम्प्लिसिट प्रोविजन कहते हैं। इम्प्लिसिट प्रोविजन मीन्स अंतर्निहित प्रावधान। जैसे अनुच्छेद 21 में भी आपको जीवन का अधिकार मिलेगा, तो जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका फेवरेट कि अपनी पसंद का ब्याह करने का अधिकार भी इसमें सम्मिलित है, यानी अपनी पसंद का शादी करने का भी अधिकार इसमें सम्मिलित है, तो इम्प्लिसिट प्रोविजन होगा। तो ऐसे प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से आते हैं, उन्हें हम इम्प्लिसिट प्रोविजन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम इम्प्लिसिट प्रोविजन कहते हैं, यानी उन्हें हम, देखो चमक रहा है ना, अंतर, हाँ, नया नया तरीका इजाद किया है मैं चमकाने का हमने आजकल, ठीक है? तो उसे हम इम्प्लिसिट प्रोविजन कहते हैं। और ऐसी बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखी हैं, है ना, और बाद में या तो जोड़ी गई, जो स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं, उसे आप एक्सप्लिसिट प्रोविजन कहते हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो देखो समाहित क्या क्या है, इम्प्लिसिट में क्या क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या इम्प्लिसिट है। तो जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस का अधिकार भी इसके में शामिल है, धरना और प्रदर्शन करने का अधिकार भी इसमें शामिल है, लेकिन हड़ताल का अधिकार सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। लिंग पहचान व्यक्त करने का अधिकार, राइट टू एक्सप्रेस द जेंडर आइडेंटिटी, ये भी इसमें शामिल है। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, ये भी इसमें शामिल है। तो ये जो चारों बातें मैंने आपको बताई, ये इम्प्लिसिट प्रोविजन है। ये अनुच्छेद 19 की व्याख्या करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें समाहित किया है। क्या किया है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 की व्याख्या करते हुए इसमें समाहित किया है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ एक बात और समझिए कि जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में आपको क्या मिला, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए, इसमें आपको मिला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट मीन्स कि वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको मिली। तो क्या ये आज़ादी अब्सोल्यूट है? क्या ये आज़ादी आत्यंतिक है? क्या इस आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। इस आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में वही प्रतिबंध दिए गए हैं, वो आधार बताए गए हैं कि जिन आधार पर आपको आपकी वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो किन आधारों पर? यदि आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे विदेशी राष्ट्र के साथ हमारे संबंध, फ्रेंडली रिलेशन गड़बड़ाएं, आप सुबह उठ के अमेरिका को गाली दे रहे हैं, ठीक है, अमेरिका ये, अमेरिका और रशिया को गाली दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमारे गाली देने से क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग इंडिया में हैं ना, जो बड़े पदों पर हैं, बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट पर हैं, अगर वो उठ के कुछ भी स्पीच ऊट पटांग देंगे मित्रवत कंट्रीज के खिलाफ, तो दिक्कत होगी ना। तो इस आधार पर आपके बोलने के अधिकार को एक्सप्रेस किया, रिस्ट्रिक्ट सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर यानी लॉ एंड ऑर्डर, पता चला आपके बोलने से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है ना, तो इस आधार पर भी किया जा सकता है। शालीनता और नैतिकता, मोरालिटी, आप गरिया रहे हैं, है ना,
आप गाली दे रहे हैं किसी को तो गाली थोड़ी दे सकते हैं, बोलने का अधिकार है, इसका मतलब गाली थोड़ी दे देंगे। तो इस आधार पर न्यायालय की अवमानना, आप सॉरी अपराध के लिए उकसाना, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, पता चला आप भाषण दे रहे हैं, उठो वीरों जवानों चलो, अब तलवार के दम पे ही सारी चीजें होंगी, अब परीक्षा में नकल तभी रुकेगी जब तलवार उठा काट दो गला। अब पता चला आप उससे इंस्पायर हो गए, चले मार दिए गला, तो अपराध के लिए उकसाना, कुछ आप ऐसा बोलेंगे जिससे अपराध बढ़े, तो वो भी रोका जा सकता है। मानहानि, किसी के मान को ठेस पहुंचे, वो भी। राज्य की सुरक्षा, आपके बोलने की वजह से राज्य की सुरक्षा प्रभावित हो रही है, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन प्रभावित हो रहा है, तब इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय का अपमान हो रहा है, न्यायालय की अवमानना हो रही, तब इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देश की एकता और अखंडता को खतरा हो रहा है, पता चला बोल रहे हो उत्तर प्रदेश को भारत से अलग करने की मांग कर रहे हो, है ना। तो इस वजह से, तो ये ऐसे आधार हैं जिन आधारों पर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी ये जो पहली आज़ादी आपको मिली थी, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा क्या मिला? सम्मेलन सभा। तो सभा करने की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19B से मिल रही है, लेकिन हथियार रहित, बिना हथियारों के नहीं, पता चला हथियार लेके चल रहे हैं सभा कर रहे हैं, है ना। हथियार रहित यानी बिना हथियारों के, विदाउट आर्म को आपको सभा करने की स्वतंत्रता है, यानी पीसफुल और अनआर्म्ड, यानी बिना हथियार के। अब इसमें आप देखेंगे कि सभा करने की स्वतंत्रता, इसी में जुलूस निकालना शामिल है, इसी में प्रदर्शन करना शामिल है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार क्या अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार में शामिल होगा? जी नहीं, हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट नहीं, हड़ताल होती है वो अलग बात है, लेकिन ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, ठीक है। तो क्या ये सभा करने की आजादी पर भी कुछ प्रतिबंध है? सवाल ये है कि क्या सभा करने की आजादी पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, क्या इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो जी हाँ मेरे भाई। कैसे? यदि आपके सभा करने से भारत की संप्रभुता और अखंडता यानी सोवर्निटी और इंटीग्रिटी पे खतरा, थ्रेट आ रहा है, भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, यानी सभा करने से, मान लो आप ऐसे सभा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, होता नहीं है कभी कभी, देखो सभा करने से रोक दिया जाता है कि भाई आज नहीं कर सकते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो पब्लिक ऑर्डर के आधार पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। प्लस देश की संप्रभुता और सुरक्षा अखंडता को अगर दिक्कत हो, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी को लेकर अगर किसी प्रकार का थ्रेट हो आपके सभा करने से, तब उसे रोका जा सकता है। तो इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, इन्हीं को कहते हैं आरआर। ये जो रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी तार्किक प्रतिबंध, या कभी कभी हिंदी में लिखा रहता है युक्ति युक्त प्रतिबंध, हिंदी पढ़ के बेहोश हो जाए आदमी, ठीक है, ऐसा भी लिखा रहता है कभी कभी। तो अगला आपका अधिकार क्या मिला? अगला आपको मिला संगम या संघ बनाने का अधिकार। तो संगम या संघ बनाने का अधिकार में आपको क्या क्या मिला कि आप संगम और संघ, आर्टिकल 19(1)(c) क्या बना सकते हैं? आप कंपनी बना सकते हैं, राजनीतिक दल बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, व्यापार संगठन बन सकता है, क्लब बन सकता है, शेयर्ड फर्म बन सकता है। ये सब अधिकार आर्टिकल 19(1)(c) के तहत आपको मिला। लेकिन क्या ये आत्यंतिक है, यानी क्या ये एब्सोल्यूट है, या इस पर भी आरआर है, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं? बिल्कुल हैं, इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। किन आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? पब्लिक, यानी आपकी संघ या संगठन संगम बनाने की स्वतंत्रता पर भी पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, भारत की संप्रभुता अखंडता के आधार पर, नैतिकता यानी मोरालिटी के आधार पर, इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1(c) पर। अगला आते हैं मूवमेंट। अगला आपने क्या पढ़ा? मूवमेंट यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में विचरण, भारत के किसी भी भाग में आपको संचरण यानी विचरण की स्वतंत्रता होगी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। भारत के भीतर की बात यहां पर की जा रही है, आंतरिक विचरण की बात की जा रही है, किसी भी भाग में आपको जाने का, घूमने का अधिकार होगा। लेकिन क्या इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं? जी हाँ, इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस है। पहला है आम जनता के हित में, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। आम जनता के हित का मतलब ये होता है कहीं कोई रेड लाइट एरिया है, अब रेड लाइट एरिया है, आप अनुच्छेद 19 का झंडा लेके कह रहे नहीं हम जाऊंगा, अरे भाई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कहीं दंगा हो गया है, कहीं बीमारी फैल गई है, महामारी फैल गई, जैसे कोविड के दौरान नहीं निकलने दिया गया, नहीं घूमने दिया गया, तो आप करो नहीं हमको आर्टिकल 19 के तहत राइट टू मूवमेंट मिल रहा है, हम जाऊंगा, महामारी फैली है, रोग फैला, बीमारी फैलाई, हम जाऊंगा। अरे कहे जाओगे? खोपड़ी फोड़ देंगे जाओगे तो? नहीं जा सकते हैं, पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक। दूसरा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए मतलब जैसे कि आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह जब आप घूमने के लिए जाते हैं तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां बाहर बोर्ड लगा रहता है कि यहाँ आप
यहाँ नहीं जा सकते हैं, ये विशेष ट्राइबल एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है। तो भाई जनजातियों का कल्चर अलग है, उनका रहना सहना अलग है। पता चला आपको जाने दिया जाए तो वहाँ तो एक तो आप दांत चियार के हंस रहे हैं, दूसरी चीज़ आप उनका कपड़ा देख के, रंग देख के, पहनावा देख के, कामकाज देख के, परंपरा देख के भी जो है किसी प्रकार का रिएक्शन दे रहे हैं, और रिएक्शन उनको नहीं पसंद आया ट्राइब्स को। अब नहीं पसंद आया तो उससे वो अपने आप को अलग थलग महसूस करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी सिक्योरिटी की भी दिक्कत है ना। पता चल लेक हंसिया दौड़ा लिए तो क्या करोगे। तो ऐसे में जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए, साथ साथ आम जनता के हित के लिए क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, यानी आपके अबाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला है आपका आर्टिकल 19 का ई। आर्टिकल 19 का ई डीलिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। अगला यही था ना, रेजिडेंस, यानी अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से कहीं भी रहने का अधिकार या बसने का अधिकार आपको मिल रहा है। ठीक है, कहीं भी रहने का अधिकार या बचने का अधिकार आपको मिल रहा है, निवास की स्वतंत्रता मिल रही क्या, लेकिन इस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। जी हाँ, वही सेम जो घूमने पे था, साधारण जनता के हित में, यानी दंगा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, महामारी फैल गई, रेड लाइट एरिया है, तो वहां रोका जा सकता है। अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल, जो आर्टिकल 19(1)(d यानी घूमने की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध थे, वही प्रतिबंध आर्टिकल 19(1)(e) पर भी है, यानी निवास चुनने की स्वतंत्रता पर भी वही रिस्ट्रिक्शंस है, वही प्रतिबंध है। ठीक है, चलो अगला आते हैं। और अगला आपका लिखा हुआ है व्यवसाय। यहाँ पढ़िए, ऊपर मत देखिए, पहले पहले यहाँ देखिए, यहाँ नीचे। ठीक है, ये मैं यहाँ पर देखो आपको, इसके नीचे वाला पहले देखिए, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। आर्टिकल ना, कोई भी आपको व्यापार करने की, व्यवसाय करने की, कोई भी ट्रेड, प्रोफेशन, जीविका, उपजीविका, वृत्ति चुनने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(d) से आपको, सॉरी, आर्टिकल 19(1)(g) से आपको मिल रही है। एफ तो समाप्ति हो गया है, जी से, यानी देखो, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, ये सब स्वतंत्रता आपको मिल रही है मेरे भाई। इसी की व्याख्या करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है। इसकी भी व्याख्या करते हुए और साथ ही साथ अनुच्छेद 21 की भी व्याख्या करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है ना। 19 और 21 दोनों में उसे शामिल किया था। ठीक है, खैर 21 में बताएंगे। तो मेरे भाई अभी इतना आप देखिए कि आपको आर्टिकल 19(1)(g) के तहत क्या मिला, कोई भी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार की स्वतंत्रता मिली। हाँ, लेकिन क्या इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस है? हाँ, इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस है। इस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस है? आम जनता के हित में, आम जनता पता चला आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हो जिससे आम जनता का हित प्रभावित हो रहा है, ड्रग्स बेच रहे हो, गांजा बेच रहे हो, है ना, गांजा बेच रहे हो, ड्रग्स बेच रहे हो, नहीं हमको कोई व्यापार करने से सोचना हम गांजा बेचूंगा, नहीं भाई, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। दूसरा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के आधार पर, कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिनके लिए एक योग्यता होनी चाहिए। पता चला आपने एमबीबीएस की डिग्री नहीं ली है, आप जो है डॉक्टर बन गए हैं, बोल रहे हैं कि हम सर्जन हैं, हम डॉक्टर गुलाटी, हमारे पिताजी सर्जन थे, हम उन्हीं के साथ कैंची लेकर खड़े रहते थे। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें जाने के लिए योग्यता चाहिए। जैसे मैं अधिवक्ता हूँ तो लॉ की डिग्री चाहिए, है ना। और कोई डॉक्टर है तो एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए एमबीबीएस की डिग्री चाहिए। तो इस आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, साथ ही साथ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें, कुछ व्यापार व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली है, एकाधिकार है। ठीक है, तो राज्य के द्वारा किया गया, राज्य अगर चाहे तो एकाधिकार भी रख सकता है। जैसे रेलवे, तो रेलवे सर्विस देने का अधिकार किसके पास है? हाँ, राज्य के पास है। बम बनाने का अधिकार, एटम बम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास है। अब आप कह रहे हैं नहीं मैं एटम बम बनाऊंगा, तो नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे व्यापार या व्यवसाय हैं जिस पर राज्य चाहे तो अपना एकाधिकार रख सकती है। तो आपके इस अधिकार को राज्य के एकाधिकार के आधार पर, यानी मोनोपोली ऑफ द स्टेट के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आम जनता के हित में भी, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के, सॉरी, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के आधार पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो ये है आर्टिकल 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं। लेकिन इन 6 स्वतंत्रताओं के साथ साथ आपने ये देखा कि आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ये पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, यानी पूरी तरीके से आत्यांतिक नहीं है। आपको ये स्वतंत्रता मिली है, लेकिन ये स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं, इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 20 पर आते हैं। आर्टिकल 20 है भैया, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये क्या है? जैसे ये व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति का नाम
गोलू है, किसी का नाम गोलू हो तो बुरा मत मानना भाई। गोलू ने मान लो कोई कृत्य किया, कोई काम किया, इसका काम लॉ के तहत क्राइम की श्रेणी में आता है। तो इस क्राइम की श्रेणी में आता है, तो जब तक क्राइम प्रूव नहीं होगा तब तक गोलू दोषी नहीं है। तो क्राइम को प्रूव करने के लिए एक प्रोसेस हमारे भारत देश में चलता है। ठीक है, प्रोसेस पुलिस से शुरू होता है और कोर्ट तक जाता है। न्याय पुलिस से शुरू होकर न्यायालय तक जाता है। जब न्यायालय पनिश कर देती है तब क्या मिलता है? तब पनिशमेंट मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, कोर्ट में जब ये प्रक्रिया चलती है तो इसी को हम ट्रायल कहते हैं, यानी विचारण कहते हैं। तो ट्रायल के दौरान कुछ प्रोटेक्शन मिला है, ट्रायल के दौरान कुछ प्रोटेक्शन मिला है, यानी कुछ संरक्षण मिला है। अनुच्छेद 20 के तहत एज अ फंडामेंटल राइट, यानी आर्टिकल 20 के तहत एज अ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के तौर पर कुछ मौलिक अधिकार के तौर पर कुछ प्रोटेक्शन मिला है। क्या प्रोटेक्शन मिला है? सबसे पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए, इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए किसी ने क्राइम किया 2015 में, और उस समय लॉ कहता था, उस समय कानून कहता था कि आपको 5 ईयर पनिशमेंट होगी। लेकिन बाद में कानून बदल गया, और बाद में कानून बदल गया और उसमें लिख दिया गया कि 10 साल पनिशमेंट। और आपको सजा जब सुनाई जाएगी तो बताओ 5 साल होगी या 10 साल होगी? 5 साल। क्रिमिनल के मामलों की बात मैं कर रहा हूँ, सिविल नहीं। क्रिमिनल के मामलों में, आपराधिक मामलों में, जिस समय आपने क्राइम किया है उसी समय के लॉ के तहत पनिश किया जाएगा। बाद में अगर पनिशमेंट बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगी, बल्कि वही मिलेगी जो पहले थी। जिस समय आपने क्राइम किया है उसी समय के लॉ के तहत आपको पनिश किया जाएगा। आर्टिकल 20 का फर्स्ट क्लॉज। सेकंड क्लॉज, नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी यानी दोहरी क्षति नहीं। एक ही अपराध के लिए आपको बार बार दंडित नहीं किया जाएगा, यानी एक ही क्राइम के लिए, एक ही अपराध के लिए आपको बार बार पनिश नहीं किया जाएगा, एक ही अपराध के लिए आपको बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। सेकंड क्लॉज है किसका? आर्टिकल 20 का। थर्ड क्लॉज, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। थर्ड क्लॉज है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स आपको आप ही के खिलाफ साक्ष्य के तौर पर, विटनेस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपको आप ही के खिलाफ, अब मौखिक रूप से आपका बयान एक तरीके से कंसिडरेबल नहीं होता है। आपको आप ही के खिलाफ एज अ विटनेस, एज अ साक्ष्य इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये है तीसरा क्लॉज। पहला क्लॉज, जिस समय आपने अपराध किया है उसी समय के लॉ के तहत पनिश किया जाएगा। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दंडित किया जाएगा जब तक उसने, उसके द्वारा किया गया काम बाई लॉ पनिशेबल ना हो। यानी मुझे तब तक नहीं पनिश किया जा सकता जब तक मेरे द्वारा किया गया कार्य अपराध न हो, क्राइम न हो, और कानून के अनुसार क्राइम न हो, तब तक मुझे पनिश नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, एक ही क्राइम के लिए बार बार पनिश नहीं किया जाएगा। मतलब एक क्राइम के लिए अगर मैं सजा काट चुका हूं तो फिर नहीं पनिश किया जाएगा, मुझे मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये 3 क्लॉजेज हैं आर्टिकल 20 के, जो कि एज अ फंडामेंटल राइट आपको सुरक्षा दे रहे हैं, मौलिक अधिकार के तौर पर आपको सुरक्षा दे रहे हैं। अनुच्छेद 20 भी क्या कानून के राज को स्थापित करता है? जी हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 14 भी भारत देश में कानून के राज को स्थापित करता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 की एक भावना ये कह रही है कि सभी प्रकार के व्यक्तियों को एक जैसा ट्रीट करना। 20 की एक भावना ये कह रही है कि तब तक मुझे नहीं दंडित किया जाएगा जब तक मैंने किसी कानून को तोड़ा नहीं है। तो ये भी कानून के राज को क्या करता है? रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करता है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ऊपर देखो दिख रहा है ना, इस पे आप जब क्लिक करते हो तो ये देखो, इसको सर्च भी करोगे विपुल त्रिपाठी सर तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे। मेरे भाइयों, इसके अलावा यदि आप हमारे साथ जुड़कर, यानी हमारे स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर पूरा का पूरा कंप्लीट कोई कोर्स लेना चाहते हैं, या पूरा का पूरा कंप्लीट कोई बैच लेना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो हमारा स्टडी आईक्यू परिवार आपके लिए एक प्रोग्राम चलाता है। उस प्रोग्राम का नाम है आरंभ। आरंभ में, हाँ, आज की क्लास ख़त्म, आज के लिए इतना ही। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के मध्य से ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आरंभ में इनरोल कर सकते हैं। आरंभ में यदि आप इनरोल करेंगे तो प्री मेंस इंटरव्यू दोनों की तैयारी कराई जाती है, तीनों की तैयारी। लेकिन हाँ, इनरोल करने के लिए आप ये कोड लगाइए, जो नीचे कोड चल रहा है ना, VL लाइव लिख के आ रहा है, ये मेरा अपना कोड है।
हर अध्यापक का कोड होता है भाई। अब आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा पर है कि आप जिस कोड को चाहे उस कोड, कोई भी कोर्स खरीदने के लिए आप किसी भी अध्यापक का कोड लगा सकते हैं, लेकिन मेरा वीएल लाइव है। अगर आप मेरा लगाएंगे तो आपका एक प्रेम जाहिर होता है, इससे बस इतना सा है। तो आरंभ बैच क्या है ये मैं बता रहा था। तो ये एक ऐसा बैच है जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी होती है। तीनों के लिए आपको 1100 प्लस घंटे की क्लासेस दी जाती हैं। साथ साथ कुछ अन्य फीचर भी आपको दिए जाते हैं, जैसे प्री क्या दूसरा, प्री के लिए अलग बैच रिकॉर्डेड, मेंस के लिए अलग बैच रिकॉर्डेड, एनसीईआरटी के लिए अलग बैच रिकॉर्डेड। ठीक है, किताबें आपके घर जाती हैं। तो इन सब कोर्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आप जाइए यहाँ स्टडी आई क्यू पर। यहाँ आप गए studyIQ.com पर, studyIQ.com पर आप जाइए तो यहाँ आप देखेंगे, जाएंगे जब तो आपको दिखेगा यहाँ, देखिए फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज, इस पे आप स्टेट पीसीएस पे क्लिक करिए, फिर उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए। अब उत्तर प्रदेश पे जब आप स्टेट पीसीएस पे गए, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में जाइए studyIQ.com पर, फिर उत्तर प्रदेश पे जाइए, फिर फिर स्टेट पीसीएस, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखो ये मेंस के लिए ये बैच है, प्री के लिए ये बैच है, टेस्ट सीरीज ये है, और पूरा फाउंडेशन ये है। यहाँ क्लिक करिए, यहाँ जाके पूरी की पूरी जानकारी लीजिए आप, और यहाँ इस नंबर पे कॉल करके जानकारी लीजिए, 9289996923। ठीक है, इस नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी, पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है ना। मेरा नाम बता देंगे, पूरी की पूरी काउंसलिंग आपको मिलेगी। साथ ही साथ फिर उसके बाद यहाँ से भी आप बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे ये देखो, गोल्ड और प्लेटिनम दो तरह के बैच होते हैं। गोल्ड में आपको क्या मिल रहा है, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, इंडिविजुअल मेंटरशिप, करंट अफेयर मैगजीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। और वहीं प्लेटिनम में यदि आप जाते हैं तो ये तो मिलता ही है, साथ ही साथ एक प्री का क्रैश कोर्स, एक एनसीईआरटी का कोर्स, किताबें, एमसीक्यू कोर्स, ग्रुप मेंटरशिप फैकल्टीज़ के द्वारा, करंट अफेयर मैगजीन, ये सब आपको मिलता है इसमें। तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, सारगर्भित अप्रोच डेवलप करने के लिए जो कोर्स है आपका वो है प्लेटिनम। कैसे एनरोल कर सकते हैं, यहाँ आप बाय नाउ पे जाइए। बाय नाउ पे जब आप जाएंगे तो आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद ओटीपी आएगी, वो एंटर करेंगे। यहाँ कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, फ़ोन में भी नीचे साइड आता है, कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ वी एल लाइव क्लिक कर दीजिए। क्या वी एल लाइव, देखो ये। फिर उसके बाद आप देखिए फीस कम हो गई है आपकी, डिस्काउंट आपको मिल गया दोनों में, प्लेटिनम में ये 18 और गोल्ड में आपका क्या 11,999। तो इस तरह आप कोर्सेज में इनरोल करके पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए, और मेरी शुभकामनाएं कि आप सब प्रगति करें, उन्नति करें, और जल्दी जल्दी सिलेक्ट हों और समाज के विकास का माध्यम बने। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।